नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। आज की ये वीडियो हम अपने कक्षा 10 के बच्चों के लिए लाए हैं, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंटेन करेंगे। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। वो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग दोनों टाइप के सिलेबस को हमने कंसीडर किया है। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या एनालिसिस होती है, तो हमने दोनों को किया है। चलिए बिना किसी टाइम को शुरू किए, बिना किसी टाइम को बर्बाद किए, हम आप लोगों के लिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं। बेटा, जो चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, ये चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़ना है आपके लिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को लॉस किए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला कंटेंट है वो ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखना, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। आप किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस टाइप से आप राइट कर सकते हैं, पहली चीज हमको ये समझना है। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्या देख रहे हैं बेटा, ये फिजिकल चेंज और ये केमिकल चेंज। दिस इज फिजिकल चेंज एंड दिस इज केमिकल चेंज। किसी चेंज होने का कारण ही आपका केमिकल रिएक्शन होता है। हिंदी मीडियम वाले अपना देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी प्रारंभिक पदार्थ किसी अंतिम उत्पाद में बदल जाता है। यानी हमारा क्या है, सम इनिशियल सबस्टेंस इज चेंज्ड इनटू फाइनल सबस्टेंस। कुछ इनिशियल सबस्टेंस रहता है, वो फाइनल सबस्टेंस में चेंज हो जाता है। अब इनिशियल और फाइनल में ये एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है बेटा। यहाँ पे एक वुड मटेरियल आपको रखा गया है और वुड मटेरियल को काटा गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक किया गया है। बाद में यहाँ पे कंबशन करा दिया गया और कंबशन कराने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसेस में कन्वर्ट हो गया, यानी ये राख बन गया। ये कोयले राख का ये मिक्सचर मिल गया हमको। तो अगर कुछ नया चेंज हुआ, जैसे कि आपने क्या बोला कि अंतिम उत्पाद, शुरू का कंपाउंड किसी बाद वाले कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस टाइप से और चलिए देखते हैं भाई। हाँ, यहाँ के आपको क्या दिखा रहे हैं कि विज्ञान की दुनिया में जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारा जो टारगेट है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को समझें, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन होगा यानी केमिकल चेंज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल चेंज होगा, उसके बाद तब आपका केमिकल रिएक्शन होगा। अब आप देखिए, ये देखिए, केमिकल चेंज अकर्स, वी कॉल इट ए केमिकल रिएक्शन। कब केमिकल चेंज होगा, जब आपका केमिकल चेंज होगा तब ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ये देखिए आपको परिवर्तन दिख रहा है। एक बीकर है, इसमें ऐसा कुछ टेम्परेचर प्रेशर का चेंज कराया जा रहा है और उसमें पहले ये ऐसा कलर था, यानी ये जो आपका है ये इनिशियल है, ये इनिशियल स्टेज है बेटा, और ये जो है आपका ये फाइनल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में अगर कोई ऑब्जर्वेबल चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक आपका चल रहा है रासायनिक समीकरण लिखना। हम किसी रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, ये चीज हमको जानना है कि हम आखिर लिख कैसे सकते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी में समझिए, चाहे आप अंग्रेजी में समझिए। कभी ऐसा लगे कि किसी चीज को मैं ज्यादा जल्दी में समझा दे रहा हूं, तो वीडियो में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। या कभी ऐसा लगे कि कोई छोटी चीज है, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तो आप स्पीड को बढ़ा करके भी देख सकते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है।
बेटा, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट. Finally, when a compound is changed into another form with the suitable conditions like as temperature, pressure, and so many external and atmospheric pressure, environmental effect, this is called a chemical reaction. हम हिंदी में बात करें तो जब कोई अभिकारक किसी बाह्य परिस्थितियों के फलस्वरूप वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो हम ये कहते हैं यहां एक रासायनिक समीकरण हो गया. इंग्लिश में बात करें हम आपसे तो व्हेन ए रिएक्टेंट इज चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट वाया सुटेबल कंडीशंस इट्स कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन. तो कोई भी आपसे कहता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि इफ ए रिएक्टेंट इज चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट बाय द सुटेबल कंडीशंस इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. आइए देखा जाए. दिस इज अमोनिया NH3 and this is HCl. NH3 and HCl combines together to give NH4Cl which is ammonium chloride. तो दोनों सेक्शन के बच्चे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इसको करते रहेंगे. यहां एक ब्लैंक पेज सा दिया गया है, इसमें एक रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस करनी है. आइए देखते हैं. हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्टेंट बेटा ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. यानी कोई भी अभिकारक किसी उत्पाद में अगर बदलता है तो हम इसको कह देते हैं कि हाँ यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है. फॉर एग्जाम्पल दैट मैग्नीशियम को बर्न कराया जाता है. मैग्नीशियम को बर्न कराया जाता है. इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है. 2 Mg आता है तो गिव्स आउट 2 MgO. तो इस टाइप का जो कंपाउंड है दो छोटे छोटे कंपाउंड मिक्स होते हैं एक नया कंपाउंड देते हैं तो आप इसको कहते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शंस आपका हो रहा है. दिस इज Mg, राइट. ऐसे सो मेनी रिएक्शंस यू कैन राइट हियर. इसका मॉडल एग्जांपल भी दिया है. ये देखिए कोई भी रिएक्टेंट है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. आप हिंदी में बात करें तो अभिकारक जो है बेटा वो बदल रहा है किसमें, उत्पाद में. तो सिंपल से चीजों हम यहाँ पे लिखा है कि हम आसान और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हो. जिनको हिंदी मीडियम समझना है वो इधर से समझते चले, जिनको इंग्लिश मीडियम समझना है वो यहाँ से समझते चले. और ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा वो तो सबके लिए एक जैसे होते हैं. रिएक्शन सबके कॉमन होते हैं, बस लैंग्वेजेस का डिफरेंस होता है. तो आइए बहुत सारे रिएक्शंस आप कहते हैं C+O2 CO2. दिस इज द chemical reactions in which carbon is changed into CO2. तो जब भी कोई कंपाउंड एक नए फॉर्म में बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम रिएक्शन ही करो. आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है CaCO3. अब कैल्शियम कार्बोनेट को ये जो डेल्टा सिंबल है ये हीट का सिंबल है. कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये CaO में बदल जाता है और CO2 यहां से क्या होता है ये इवॉल्व हो जाता है यानी ये बाहर निकल जाता है. तो जब भी हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हम हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बन जाता है. दिस टाइप ऑफ चेंज इज आल्सो कॉल्ड थर्मल चेंज एज वेल एज केमिकल एक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ ये एक ब्लैंक पेज ये आपके लिए दिया गया है. इसमें सोचिए और ढेर सारे रिएक्शंस को लिखने की कोशिश करिए कि क्या कुछ ऐसा टाइप का होता है कि हाँ हम केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं. चलिए और आगे देखिए. हाँ यहां पे क्या है, अपनी बुक से उत्पाद की डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिख के दी गई है बेटा. रासायनिक अभिक्रिया क्या हो सकती है, कोई ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें रासायनिक बदलाव हो. अगर वो रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक क्रिया होती है. अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं. इंग्लिश की बात करें तो व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस. ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको हमेशा रेडी होनी चाहिए, हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए. चलिए ये वही चीज है
छोटी छोटी चीजें यानी संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं। शब्दों की जगह हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि शब्दों की जगह हम रासायनिक फार्मूला, केमिकल फार्मूले का प्रयोग करके किस टाइप के इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। चलिए, हमने अपने थियरी क्लासेस में जो बच्चे हमारे यहाँ थियरी पढ़े हैं, एक एक रिएक्शन, हाँ एक चीज तो ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी में एक सिंगल रिएक्शन गिवन है तो उसके सापेक्ष, उसके करेस्पॉन्ड्स में हमने एक रिएक्शन के सापेक्ष 10-10 रिएक्शन, 20-20 रिएक्शन कराए हैं। हमारे अपने पुराने बच्चे जो ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वो बच्चे इस बात को जानते हैं। तो घबराए ना, आप लोगों को भी जो ऑनलाइन में भी जुड़ना चाहेंगे उनको भी सेम मटेरियल मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बैचेस में, यानी आने वाले टाइम में जो भी हम अपना मार्च से नया बैच लॉन्च करेंगे उसमें हम आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बोथ मीडियम का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे। तो बेटा हम लाइक एज थर्मल एक्टिविटी, अगर हम थर्मल एक्टिविटी को ही माने या कॉम्बिनेशन रिएक्शन को माने तो एक एक रिएक्शन के बदले हमने 10-10 पढ़ाए हैं। चलिए कुछ नए रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल Be प्लस O2, Mg प्लस O2, Ca प्लस O2, Sr प्लस O2, ये 4 सेट ऑफ रिएक्शंस। मैंने क्या कहा, रिएक्शन जानने के लिए आपको बैलेंसी जानना बहुत जरूरी होगा। बेटा ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, बेरिलियम की बैलेंसी 2, तो इसको लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि 2Be और O2 में जो कॉमन हो उसको बाहर कर लीजिए, दोनों रिएक्टेंट्स में जो कॉमन पोर्शन हो उसको बाहर कर लीजिए। तो 2 और 2 में जो कॉमन है वो 2 है, एक Be बचा, एक O बचा, तो दिस इज 2BeO। सिंपल आप कह सकते हैं दिस इज 2BeO। सिमिलरली आप यहां पे 2 ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2MgO। तो जब आपका 2MgO ये होता है तो यहां से मिल जाता है। Ca, 2 बैलेंसी लीजिए तो ये आपका हो गया 2CaO। Sr को भी 2 ले लीजिए तो ये हो गया 2SrO। ये जरूरी नहीं है कि हरदम आपको 2 ही लेना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि कंपाउंड की बैलेंसी कैसे है। फॉर एग्जांपल दैट अगर आप लिथियम यूज करते हैं, पोटेशियम यूज करते हैं, सोडियम यूज करते हैं और इसको विथ एक्शन विथ एयर, एयर से आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा जरा देख लीजिए। लिथियम की बैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है, आप बिल्कुल कह सकते हैं दिस इज 2 2 4, दिस इज 4, लिथियम इज 4, पोटेशियम इज 4 एंड सोडियम इज 4। जब तक 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव से अटैच नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। अब बेटा 4 और 2 में क्या कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको आगे लिख लेते हैं। 4 और 2 में जो कॉमन होता है उसको फ्रंट में लिख लेते हैं, बाकी को इकट्ठा कर देते हैं। सोचिए हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, हमने 4 और 2 में 2 को कॉमन कर लिया, और जब 2 को कॉमन कर लिया, लिथियम 4 था बेटा, तो 2 2 जब 4 होता है यानी ये 2Li2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 ही था तो ये 2 1 जा 2 हो गया। सेम पैटर्न पे आप ऐसे बनाते जाएंगे, दिस इज 2K2O, दिस इज 2Na2O एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप के रिएक्शंस आपके बनते चले जाएंगे, इस टाइप के रिएक्शंस आपके बनते हुए चले जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा रिएक्शंस आपको समझना है, ये वही एग्जांपल है जो बार बार इस पीडीएफ में आ गया है। चलिए, तो ये रिएक्शंस हम आपको बता चुके हैं, अपने शॉर्ट बुक में लिखिए। वास्तव में इसको देखिए, जिंक, जिंक जरूरी नहीं है कि हमेशा अल्फाबेट फॉर्म में ही लिखिए, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, उसके सिंबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दिस इज जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज H2SO4। आपको क्या देगा बेटा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 देगा, और आपको क्या मिलेगा, H2
गैस मिल जाएगी। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप इसको देख करके यानी अल्फाबेट को देख करके फार्मूला ड्रा कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन देखो वही लिखा भी है यहाँ पे जो हमने आपको ऊपर लिख करके बताया। चलिए ये तो बात हो गई। अब यहां तक हम लोगों ने ये सीखा कि रिएक्शंस को लिखेंगे कैसे। अब हमको देखना है केमिकल इक्वेशन क्या क्या होते हैं। चलिए, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि इफ नंबर ऑफ आइटम्स, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स in reactant is equal to the number of items in product. If the number of items in reactant is equal to the number of items in product, then the reactions will be called balanced chemical equation. हम हिंदी में बात करेंगे आपसे, अगर अभिकारक में अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है। बिल्कुल, आपके बोर्ड्स में आता है 4-5 इक्वेशन देकर के पूछता है कि बैलेंस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को बैलेंस करो, या कई बार पूछता है कि इसमें से कौन सा अनबैलेंस है कौन सा बैलेंस नहीं है। तो आजकल एग्जाम्स में नहीं वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। चलिए, तो अब देखो नंबर ऑफ आइटम्स, कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1, and here also total number of carbon is 1 and total number of oxygen is 2. Then your equation is the balance equation. चलिए आगे की बात करते हैं भाई, सेम वही चीज लिखी हुई है। चलिए, हाँ अब आप देखिए बैलेंस करने का तरीका। किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? काउंटिंग के जरिए। जो बात मैंने आपको बताई वही चीज यहां पे डायग्रामेटिक समझाई गई है। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। आपको LHS और RHS में ये देखना है कि क्या कैसे होता है। तो नंबर ऑफ C इज 1, नंबर ऑफ C इज 1, नंबर ऑफ O इज 2, नंबर ऑफ O इज 2। इस टाइप से देख करके आप अपने रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसको आपको ये चार्ट, ये जो जहां है ये PDF हम आपके ग्रुप में भी भेज देंगे। ये चार्ट आपको ऐसे ही बना लेना है इस रिएक्शन के लिए, यानी H2 और O2 के लिए ये चार्ट आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट, ये वही चीज चल रहा है जो वहां से आपको पूछा गया। तो इसके बाद फिर जो आपको समझाना है वो क्या समझाना है, ये वही सारी चीजें हैं। PDF आपको भेज दी जाएगी, उस PDF में आप अपना करते रहिएगा। बेटा जो अगला टॉपिक आपका है केमिकल इक्वेशंस, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो केमिकल इक्वेशंस है, रासायनिक अभिक्रियाओं का टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ये देखिए बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करेंगे। एक डाटा दिया है, इस डाटे को बैलेंस करना है। कॉन्सेप्ट वही है कि नंबर ऑफ आइटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ आइटम्स इज प्रोडक्ट। अगर दोनों आइटम्स क्या है, इक्विवेलेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है। चलिए देखते हैं Fe एंड Fe3। यहां देखिए बैलेंस करने का तरीका। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष के परमाणु संख्या को गिने। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। चलिए देखते रहे भाई। अगर हम गिनना चाहते हैं तो यहां पे आयरन 1 है और यहां पे आयरन 3 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है और यहां पे हाइड्रोजन 2 है, फिर ऑक्सीजन हमारा 1 है और यहां पे ऑक्सीजन 4 है। जाहिर है कि ये इक्वेशन हमारा अनबैलेंस है। देखिए आगे आपको बताया गया है, ये चार्ट के जरिए ऐसे एक चार्ट बना लिया करिए। LHS RHS
में आपको वैल्यू पुट कर दिया करिए कि Fe हमारा 1 है, इधर Fe कितना है 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, LHS में O हमारा 1 है और यहाँ पे O कितना है 4 है। ठीक है, इस टाइप से आप अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया करिए। ये देखिए यहाँ पे शो किया गया है 1 2 1 3 2 4 इस टाइप से। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे हुआ। ये 1 ये 3 पूछा जा रहा है क्या यह संतुलित है, क्या ये संतुलित है, तो नो इट इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हाउ विल यू बैलेंस। चलिए अब देखिए, अगर हमने 1 और 3 को बैलेंस करना है, सपोज दैट वी वांट टू बैलेंस आयरन मटेरियल, अगर हम 1 और 3 को बैलेंस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 1 और 3 को बैलेंस करने के लिए Fe में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो प्रोसेस यहाँ पे शो किया गया है ये प्रोसेस बिल्कुल गलत प्रोसेस है। तो अब देखते हैं कि सही चीज क्या है। चलिए, ये तरीका भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है, ये भी गलत है। जो आपका Fe है वो भी अनबैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। अब आप देखिए करते क्या है, जो आपका अनबैलेंस था उसके लिए पहले यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। तो 3 जब ऐड करते हैं तो Fe आपका बैलेंस हो जाता है। अब दूसरी चीज, जब आपने 3 ऐड कर दिया तो ये तो 3 हो गया, ये 3 पहले से था, ये तो 3 हो गया और ये 3 पहले से था। अब देखो हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट बट in this reaction oxygen is not equivalent, oxygen is not same on the reactant and product, then how will you complete this reaction। यहां पे बेटा 4 ऑक्सीजन है तो यहां पे कहीं ना कहीं एक मजबूरी सी है कि हमको यहां पे H2 के आगे 4 करना पड़ेगा। जब तक हम 4 करेंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगा नहीं। तो आइए देखिए, ये देखिए ये बैलेंस था, 1 और 4 नहीं बैलेंस है, 2 और 2 बैलेंस है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया, 4 ऐड कर दिया गया। जब हमने 4 ऐड कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 ही रह गया। लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम अपने H2 के आगे भी यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे और मेरा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये टॉपिक हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते रहे हैं, कई बार हमने इसको बताया भी है। तो जो फाइनल आया रिजल्ट इसका उसको आप देखिए, ये जो फाइनल रिएक्शन आया वो ये फाइनल रिएक्शन है 3Fe plus 4H2O, 3Fe3O4 और 4H2। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस टाइप से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आप नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करके हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए अनुमान विधि द्वारा आप अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए, अब जो अगला टॉपिक है बेटा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हालांकि ये तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे वैरायटी है केमिकल रिएक्शन की, लेकिन उसमें से जितना आपके कोर्स में है उसकी बात हम आपको चर्चा करने को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस आपके यहाँ है, जिसमें आपके सिलेबस में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल श्योर है, यूपी बोर्ड में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन के, डिकम्पोजिशन के, बहुत सारे रिएक्शंस पूछे जाते हैं। बेटा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है A प्लस बी गिव्स आउट AB। दो छोटे कंपाउंड होंगे, दोनों इकट्ठा होकर के एक बड़े कंपाउंड बना लेंगे तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते रहेंगे। चलिए दूसरा देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसी का उल्टा। जब कोई छोटे छोटे दो कंपाउंड मिल करके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा सा कंपाउंड वो टूट करके दो पार्ट में बदल जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है, तो उसको हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चलिए और आगे चलते हैं भाई। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक एज आपके पास A और B है, एक तीसरा आ जाता है C, वो उसने जो है इस कंपाउंड को कर लिया AC और दिस इज B। C आता है और B को रिप्लेस कर देता है।
एक थर्ड मटेरियल आएगा और उसी में से इनिशियल कंपाउंड का कोई एक पार्ट को रिमूव करा देगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझना होगा भाई। ये देखिए, ए बी आपके पास था, सी आता है, बी को हटाता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट लाइक एज ए एंड बी एंड प्लस सी एंड डी, इस टाइप का ऐसा कुछ हो तो सी आएगा बी के पास, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये आपको मिल गया ए डी एंड क्या हुआ? बी सी। तो इस टाइप का जब कोई कंपाउंड बने कि दोनों ब्रेक हो जाए, दोनों ब्रेक हो जाए और दो नए नए बने, तो उसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बाकी सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा, ऑक्सीजन का अगर ऐड होता है कहीं भी, ऑक्सीजन का अगर ऐड होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होता है तो वहां पे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन का ऐड होता है तो रिडक्शन कहते हैं। तो ये सारे टाइप के रिएक्शंस हैं बेटा। अभी आप देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, हाँ कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो ऊष्मा शोषी होते हैं, जो ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, उसको इंडोथर्मिक कहा जाता है। जो कुछ निकालते हैं ऊष्मा क्षेपी, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए एक्सोथर्मिक, जो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं। ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कुकिंग, कुकिंग खाना बनाना, कुकिंग खाना बनाना, ये क्या है भाई? एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले, ये देखिए, पहले आपके पास कुछ दूसरा रहता है, इनिशियल स्टेज में कुछ दूसरा रहता है, ढेर सारे इसमें मसाले 1 2 3 4 5 6 वैरायटी डाली जाती है, और जब डालते हैं तो एक चेंज होता है, कुछ एक नया बनता है। तो जब उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये आप देखिए कितना गजब का एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए पोटैटो रिमेन्स ए पोटैटो इन द एंड। ध्यान रखना, कह रहा है कि ए पोटैटो रिमेन्स पोटैटो इन द एंड बट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, ईटीसी, रियर एंड न्यू सबस्टेंस, इसके जो कंपोजिशंस हैं वो क्या है? वो न्यू सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको अगर पूरा देखें, लगातार देखें, तो बिल्कुल ये आपको काफी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे बार बार ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि यहाँ भी ये पोटैटो है, और जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, इसकी आपने सब्जी बना ली, ये देखिए सिंपल से ग्राउंड लेवल पे रखी हुई है, मिर्चा भी है इसमें, ये वेजिटेबल्स के आकार की हो गई, अब आप इसको खा सकते हैं तो किचन में। तो इसके जो भी है बेटा कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या कर गए? ये आपस में क्रिया कर गए, रिएक्शन कर गए और एक नए कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो गए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी हो रही है। चलिए, ये देखिए, ज्यादातर व्यंजनों के लिए हमें सब्जी और मसालों को गर्म करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है, यहाँ कुछ फ्राइड राइस टाइप का बन रहा है, तो उसके लिए जो हमारे मसाले हैं उनको गर्म करना होता है, फिर हम उसमें टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देते हैं तो उनका एक नया आकार आ जाता है, उनका एक नया रूप आ जाता है, जिसको हम कह रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। चलिए और आगे आप देखें, ये देखिए, ये ऊष्मा सेपी छेपी और ऊष्मा शोषी की बात हो रही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अगर ऊष्मा अपने आप निकल रही है, जैसे कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ वुड, जो कंबशन ऑफ वुड है वो क्या है? वो ऊष्मा प्रोड्यूसर है, वो हीट प्रोड्यूसर है। ये क्या करेगा? ये हीट को जनरेट करेगा। तो बेटा ऐसे रिएक्शन जो हीट को जनरेट करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, कि ऊष्मा को निकाला जा रहा है, हीट को जनरेट कराया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप पढ़ते रहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन
तो पता ही है आप कितना बढ़िया। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि ए है और बी है, दोनों मिलकर के ए बी बना रहे हैं, सिंपल से रिएक्शंस है कॉम्बिनेशन के। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में 10 कॉम्बिनेशन के रिएक्शंस बता रखे हैं। तो अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ऑफलाइन भी पढ़ रखा है, तो उनके लिए तो 100 बेटर है, और जिन्होंने हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं भी पढ़ रखा है तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इन केस किसी भी बच्चे को हम आस्कर क्लासेस करणपुर भवनान गोंडा से बात कर रहे हैं, हम यहीं से अपने वीडियो को शूट कर रहे हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है। अगर किसी को भी नीड है, एनी वन पर्सन को नीड है, तो ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम हम फ्री ऑफ कास्ट उसका हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम में हो या ऑफलाइन मीडियम में हो। अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा तो फिर नए बैचेस में उसको जो भी आपकी फी रिक्वायर्ड होगी वो देना पड़ेगा और वो पढ़ सकता है। इन बिटवीन ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स दिस फैसिलिटी इज फ्री फॉर ऑल। चलिए, तो दिस इज कॉम्बिनेशन बेटा, बहुत सारी चीजें। ये देखिए कितना गजब, जब आप दूध में नींबू मिलाते हैं, काफी हद तक साइंस की चीजें एक्सपेरिमेंटल हो चुकी हैं। अब आज के दौर में क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं कि जब आप दूध में नींबू मिलाते हैं दही बनाने के लिए, तो यहां पे होने वाली अभिक्रिया पर आपका क्या विचार है? गिव द आइडिया, गिव द थॉट ऑफ व्हेन द लेमन इन मिल्क टू गेट कर्ड। हम नींबू डाल रहे हैं, यहां आप देखिए ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये लेमन है, आप इसको ये देख सकते हैं, ये मिल्क है, इस मिल्क में ये लेमन इंटर करा रहे हैं कर्ड बनाने के लिए। अच्छा, क्या विचार है आपके? आइए विचार देखिए। नींबू, ये आपका क्या है? ये एसिड है, और ये आपका मिल्क है, मिल्क में भी एसिड है, ये दोनों मिल करके ये कर्ड तैयार कर रहे हैं। कर्ड तैयार कर रहे हैं तो क्या है? वो भी एक प्रकार की एसिड ही है। तो यहां पे क्या कहा गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एसिड में एसिड मिलाए, एक नई एसिड मिल गई, तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए, ये देखिए कॉम्बिनेशन के कुछ और ढेर सारे एग्जाम्पल। पहले भी कहा था कि जब कोई बड़ा सा कंपाउंड दो या दो से ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो हम इसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखिए बहुत सारे कंपाउंड, ये देखिए ए एंड बी, ये जो ए एंड बी आप देख रहे हैं ये सिंगल कंपाउंड है, और बेटा ये कन्वर्ट हो गए, ए अलग हो गया बी अलग हो गया, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, डीकंपोजिशन। चलिए कुछ और कह दें आपसे, हमने कहा MgCO3, इसको हीट कर दिया MgCO3। अब ये क्या हुआ? ये MgO बना रहा है और CO2 बना रहा है। तो एक बड़ा सा कंपाउंड था वो ब्रेक हो गया, दो या दो से ज्यादा छोटे कंपाउंड में टूट गया, तो इसको क्या बोल दिया गया? डिसोसिएशन रिएक्शन इसको बोल दिया गया। चलिए, ये भी आप देख रहे हैं 2AgBr, ये भी आपका डिसोसिएशन हुआ। बहुत सारे रिएक्शंस इसमें आपको मिलते जा रहे हैं जिसमें एक बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जा रहा है। ये देखिए आपके लिए इंटरेस्टिंग, ये आपका जो है इस रिएक्शन में माचिस तथा विशेष प्रकार के विस्फोटक बनाने में किया जाता है। यहां देख रहे हैं पटाखा टाइप का कुछ आपका रखा गया है, ये माचिस बर्निंग कराई जाती है जिसको कहते हैं इग्निशन। इग्निशन कराना है, सिर्फ थोड़ी सी स्पार्किंग करानी है, और ढेर सारा ये क्या करेगा? ये लेड का ऑक्साइड देगा, ऑक्सीजन देगा, NO2 देगा, और लार्ज अमाउंट में क्या करेगा? वो हीट प्रोड्यूस करेगा और एक साउंड प्रोडक्शन होगा जिसको आप विस्फोटक कहते हैं, और ये खूब ज्यादा मात्रा में आपको ध्वनि भी उत्पन्न करेगा। चलिए, हाँ, इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जा सकता है, दीपावली के दौरान या शादी विवाह पार्टियों में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट भी आदि करें आपसे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास क्या होता है? AB होता है, ये C हम यूज करते हैं और जाकर के वो एक कंपाउंड को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, तो ये विस्थापन हो गया। फटाफट यहां देखिए, A के साथ छोटा पार्ट B लगा हुआ था, A के साथ छोटा पार्ट B लगा हुआ था। अब बेटा C आता है और C इसके पास आता है, दोनों से रिएक्शन कराता है, यानी C आता है और B को लेकर चला जाता है।
ए हमारा अलग हो गया और बी और सी एक नया कंपाउंड बन गया। तो इस टाइप की चीजें जो है वो आपसे क्या कहलाती हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपके ग्रुप में हम दे देंगे। और हाँ, कोई ऐसा व्यूअर है, कोई ऐसा बच्चा है, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? आस्कर एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर आप आस्कर एजुकेशन को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप 9889013231 इस नंबर पर आपका व्हाट्सएप भी है, इस नंबर पर आपका टेलीग्राम भी है। इस पर आप मैसेज करके कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री मटेरियल, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं। ये सारे रिएक्शंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए ये Fe आता है और कॉपर को हटा देता है, Fe आकर के कॉपर को हटा देता है, FeSO4 बना देता है, Cu को वापस कर देता है। तो ये जो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। थोड़ी सी बात हम बेटा और आगे चले, ढेर सारे रिएक्शन देखिए, जिंक कॉपर, Fe कॉपर, जिंक कॉपर, Fe कॉपर, ये बहुत सारे रिएक्शंस यहां से शो होते हैं। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल। फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल, दोनों का दोनों चेंज होगा। आइए देखते हैं। ये देखो बिल्कुल सिंबलाइज्ड किया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आप देख सकते हैं ए और डी एक साथ थे, बी और सी एक साथ थे, दोनों में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये क्या हुआ, बी और डी ये दोनों इकट्ठा होकर के बाहर चले गए। ए और सी ये दोनों इकट्ठा हो गए, तो ए और सी अलग हो गया, बी और डी आपका अलग हो गया। इस टाइप का कंपाउंड ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए बहुत ही लाजवाब एग्जांपल यहां पे शो किया गया है बेटा। Na2SO4 और BaCl2, मैंने क्या बोला, ये वाला Na और लास्ट वाला Cl, तो Na यहां से रिमूव हो गया और इसका Cl रिमूव हो गया, तो इसका सोडियम और इसका क्लोराइड दोनों मिलके क्या बना लिए, NaCl बना लिए। ये दोनों आपस में जुड़ गए, यानी BaSO4 जुड़ गया, तो ये जाकर के क्या कर दिया, BaSO4 कर दिया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस इस पूरे पीडीएफ में आपको दिए गए हैं, यहां से भी आप ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्रामेटिक ढंग से आपको BaCl2 Na2SO4 का एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है, ये आपको आपके ग्रुप में शो कर दिया जाएगा। अब ये चैप्टर अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीकरण होगा, जिसमें भी अपचयन जुड़े, हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अपचयन होगा। आइए देख लीजिए बहुत सारी चीजें। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दिस इज रिडक्शन। ऐसे ही और भी तमाम आप देखिए, ये देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यहां पे कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर ऑक्सीजन ऐड होता तो वहां पे ऑक्सीजन हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाता। तो इस टाइप से बहुत सारे रिएक्शंस इसमें दिए गए हैं, इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, या ऑक्सीजन निकलेगा तो भी अपचयन होगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को, हाँ, और जहां दोनों होता है उसे रेडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। चलिए भाई ठीक है। यहां देखिए बहुत सारे रिएक्शंस ये होते जा रहे हैं। अब जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है इस चैप्टर का, पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, इसमें कुछ लास्ट की चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको मैं आपको बता दूं। ये देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वही चल रहा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। हाँ ये देखो बेटा, ये एक आयरन की फिलामेंट है, आयरन की फिलामेंट है, और धीरे धीरे यूज करते 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 इस पे क्या हुआ, ये आयरन की फिलामेंट ये एक प्रकार की डेड सी हो गई, एक प्रकार की डेड सी हो गई। तो यहां पे ये क्या है, ये कोरोजियन की बात हो रही है, हिंदी में संक्षारण कहते हैं।
तो ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। यूपी बोर्ड में तो मोर देन 10 टाइम्स आ चुका है, 10 से ज्यादा बार आ चुका है। सीबीएसई में भी खूब आता रहता है। तो अब देखिए, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, कुछ समय बाद लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उस भूरे रंग की परत को हम क्या बोलते हैं? कोरोजियन बोलते हैं, संक्षारण कहा जाता है। ये देखिए आप, कुछ पुराने इक्विपमेंट्स दिखाए गए हैं। ये पहले कैसे थे, फिर बाद में कैसे हो गए, इनका परिवर्तन यहाँ पे शो किया जा रहा है कि किस टाइप के ये हो गए। देखिए, जब कोई मेटल आसपास के अम्ल सांद्रता संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संक्षारण। बेटा एसिड उसमें गिर जाए या ह्यूमिडिटी आ जाए, बार बार वो भीग रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोरोजन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। ये देखिए, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। विकृत गंधिता, रस्टिंग ऑफ आयरन is good example and correct example. Rusting of iron is the correct example of corrosion. ये देखिए कितना गजब की इमेज यहां पे रखी गई है। कितने ऐसे मटेरियल हैं जो आपको डिफेक्टिव से दिख रहे हैं। ये क्यों हुए? ये या तो नमी के द्वारा हुए, बार बार एक्शन विथ वाटर, वाटर के संपर्क में आए, और वाटर के संपर्क में आए, इस पे मॉइस्चर आया, लगातार वो भीगता रहा, मेटल की लेयर थी, उनका एक तरह से ऑक्सीडेशन होता रहा, और उन्होंने क्या किया कि जो अपनी अपर लेयर थी उसको खो दिया, और कई बार तो ये कर्व से भी हो गए, धीरे धीरे जाकर के वो कर्व में बदल गए। चलिए ये देखिए, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। इसमें ढांचा, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है, इसलिए यहां कहा गया। ये देखिए, उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। जैसे देखिए, ये फ्रेश ऑयल है और ये रेंसिड ऑयल है। बेटा फ्रेश ऑयल आपको कितना क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, होमोजीनियस दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ? थोड़ी सी रेंसिडिटी आ गई। रेंसिडिटी क्यों आई? यानी विकृति बदल गई। हम हिंदी में बात करें, अपने बच्चों को हिंदी में समझाएं, तो जो आकृति थी ना बेटा, वो आकृति बदल गई तो विकृति हो गई। अगर किसी चीज की आकृति बदल गई, इसका मतलब वो विकृति हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। बिल्कुल आपका क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे है। ये देखिए, ये आपके टॉपिक का ये लास्ट है। सिंपल सी बात है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन गैस डाली जा रही है। यहां देखिए, ये आपको एक चिप्स का पैकेट दिखाया गया है और यहाँ पे चिप्स पे खोलता हुआ चिप्स रखा गया है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। 10th क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, तो बिल्कुल आपको मजा आएगा, और इस छोटे से वीडियो यानी वन शॉट वीडियो में आपको पूरा एक चैप्टर का कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। चलिए, इतना सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। रेंसिडिटी के बाद ये आपका चैप्टर खत्म होता है। मैं मना नहीं करता, आप चिप्स को खाइए, लेकिन सीमित यूज में खाइए। ये जानते रहिए कि इसके अंदर जो पैकेट भरी हुई है उसमें N2 गैस डाला जाता है, इसमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए, यानी इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, इसमें कोई इम्प्योरिटी ना आ सके। तो मैं लास्ट में चलते चलते आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा आप देखिए और स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि वो तारतम्यता बनी रहे, हेडिंग टू हेडिंग का जो सिस्टम है वो बना रहे। और बोर्ड्स परीक्षाएं बिल्कुल करीब में हैं, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चों के लिए फेवरेबल होने वाली है, इसीलिए मैंने उसको 2 पार्ट में कंटेन किया है। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले इधर समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले इधर समझ सकते हैं। जितने लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, ये पूरी फाइल थोड़ा और कंप्रेस करके आपको आपके ग्रुप में भेज दी जाइए। जल्द ही मिलेंगे हम कल आपको एक नए वीडियो में, तब तक आप वॉच करते रहिए। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन और मैं था डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू।